नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेस। और आज है अपने फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास। इसके बाद अपने जो फिजिकल केमिस्ट्री की जो 6 यूनिट थी वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि आपके जो केमिस्ट्री है जो लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दी हुई है उसमें आपके मतलब 6 यूनिट किसकी है? फिजिकल केमिस्ट्री की है, ऑर्गेनिक की 2 है और इनऑर्गेनिक की 2 है। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिक की 2 यूनिट पहले ही पूरी हो चुकी है, अपन ने कर ली थी उनको। मैं ये अपने फिजिकल केमिस्ट्री पूरी होने के बाद उनको मैं इसी मतलब उस लिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको सारे वीडियो वही मिल जाएंगे। ठीक है, और ये है अपने फिजिकल केमिस्ट्री की लास्ट क्लास। अपने चैप्टर चल रहा था विलियन, और विलियन में अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अणुसंख्यक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो विलय के जो कण है उन पर निर्भर करे, वो क्या होता है? अणुसंख्यक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म या ऐसे गुण जो विलय के होते हैं कण उस पर निर्भर करे, वो होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, तो 4 चीजें थी। एक तो वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है, फिर था बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है, और तीसरा था हिमांक में अवनमन, और चौथा जो रहता है वो है, क्या रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब देखो ये चीज क्या है, तो देखो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, उससे पहले पढ़ते हैं ऑस्मोसिस। ये चीज क्या? आपने एक नाम सुना है? जैसे कि एक नाम सुना होगा, आरओ। आरओ तो सुना ही है सभी, जहां से अपन पानी वगैरह पीते हैं भाई, शुद्ध पानी जो निकलता है अपन की। तेरे घर पे आरओ लगा हुआ नहीं लगा हुआ है, या फिर कहीं पे आरओ लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम आरओ तो जानते हो। ठीक है, वो क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, हाँ, मतलब इसका उल्टा जो अपन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं ना, उसका उल्टा होता है। तो पहले अपन देखते हैं कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपन एक काम में लेते हैं एसपीएम। एसपीएम मतलब हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और स्वतः है उनका जो है प्रवाह, वो कम मतलब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है जो केवल विलायक के छोटे जो अणु होते हैं उनको अपने में से गुजरने देती है, लेकिन विलय के बड़े जो कण होते हैं उनको नहीं। हमेशा जो विलीन होता है ना, विलीन में क्या होता है चीज, तो विलायक के जो कण होते हैं वो होते हैं छोटे होते हैं। जो विलायक होता है ना, विलायक के कण होते हैं छोटे और विलय के कण होते हैं बड़े। ध्यान रखना, विलायक के कण छोटे, क्योंकि छोटे कण होते तभी उन सभी को अपने वो गोल पाता है। ठीक है, तो विलायक के कण छोटे और विलय के कण होते हैं बड़े। तो जो झिल्ली है ना, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसको बोलते हैं एसपीएम, वो क्या करती है? अपने में से जो छोटे कण है, विलायक के जो कण है उनको अपने में से बहने देती है। विलायक के जो कण है उनको अपने में से बहने देती है। ठीक है, तो मतलब वो प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु, जैसे कि भाई पानी, नॉर्मली अपना विलायक क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में? वो होता है पानी। एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः बहना, वो होता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये उदाहरण देख लो आपके सामने। ठीक है, अब आपको 2 चीजें और मैं आपको समझाता हूं। ये देखो, यहां पर क्या है आपके, ये बीच में मैंने लगाई है झिल्ली, एसपीएम झिल्ली लगाई है ये बीच में। इस साइड मैंने लिया शुद्ध H2O। क्या लिया? शुद्ध जल। आपके पास 2 केस है। ठीक है, केस मैंने 2 लिए, एक केस 1, केस 2। केस 1 और ये हो गया केस 2। ये हो गया केस 2। ठीक है, इस साइड है शुद्ध H2O, शुद्ध जल है। क्या? शुद्ध जल, शुद्ध जल। और इस साइड क्या है?
शर्करा विलीन यानी शुगर मिला हुआ कुछ विलीन है, ठीक है। तो आप देखोगे शुद्ध जल है मतलब इसकी क्या होगी, सांद्रता कम, सांद्रता उसमें कोई विलय डाला ही नहीं गया है, तो उसमें सांद्रता क्या होगी, सांद्रता वाला विलय तो ये होता है कुछ जो विलायक में कुछ विलय मिलाओ, ठीक है। तो क्या भाई 5% शुगर युक्त विलयन, 10% शुगर युक्त विलयन, ये तो क्या है जीरो है, इसमें कुछ विलय है ही नहीं, शुद्ध जल है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, शुद्ध विलायक है मौजूद, शुद्ध विलायक मौजूद है, ठीक है। तो इस विलयन की जो सांद्रता हुई वो क्या होगी, कम, और इसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या शर्करा का विलयन है, तो यहाँ पे क्या सांद्रता ज्यादा, इसकी क्या क्या हो जाएगी, सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा। और ये तो क्या शुद्ध विलायक है, ये क्या शुद्ध विलायक यहाँ पे, शुद्ध विलायक। अब देखो होता क्या है, जो ये एसपीएम झिल्ली है ना, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अब क्या होगा, ये जो विलायक है ये ऑटोमेटिकली ये जो सांद्रता कम है यहाँ पर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा। तो यहां से क्या करेगा, जो 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 पानी है, पानी वो इस साइड बहेगा, पानी क्या करेगा, इस साइड बहेगा, ठीक है। हाँ, मतलब जो पानी का H2O का, हाँ ये वाला भाग मान लो A है, ये वाला भाग B है, प्रवाह A से B की ओर होगा, A से B की ओर होगा, क्यों, कारण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा, ठीक है। जिसमें किसका होगा, विलायक के अणु जाएगा, कौन, विलायक के अणु, ध्यान रखना ये बात खोपड़ी में डालना, विलायक के अणु, ठीक है। हाँ, तो विलायक के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं, ठीक है। अब केस नंबर दूसरा, इसमें भी आप देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके 10% है ये विलयन है, इसमें क्या है 10%, ये 20%, तो इसकी क्या सांद्रता कम, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या ज्यादा, इसकी सांद्रता ज्यादा। तो क्या होगा, जो विलायक है ना, विलायक इसमें जो पानी पानी है, जो H2O विलायक है, वो क्या करेगा, ये अगर पोर्शन A है, ये पोर्शन B है, तो H2O विलायक का प्रवाह, H2O विलायक का प्रवाह A से B की ओर होगा, A से B की ओर, यानी कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, ठीक है। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएगा, कौन, विलायक के अणु, बात समझ में आई। जो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, और कौन जाएगा, विलायक के अणु, क्योंकि विलायक के अणु क्या होते हैं, छोटे होते हैं, विलायक के अणु छोटे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये होती है प्रक्रिया ऑस्मोसिस की। अब क्या होता है, दाब, ये जो ऑस्मोसिस वाला दाब है वो क्या चीज होती है, तो ये प्रक्रिया जो हो रही है, ये प्रक्रिया जो ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है। जैसे ही आपने इनको ऐसे इस पोजीशन में लाके छोड़ दिया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यहां से जो विलायक है वो यहां आएगा, मतलब जो कम सांद्रता वाली स्थिति से अधिक सांद्रता वाली स्थिति में विलायक के जो कण है वो जाएंगे, तो विलायक के कण कम सांद्रता वाली स्थिति से अधिक सांद्रता वाली स्थिति में जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो,
तो वो क्या होता है, उसको निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है समीकरण होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सभी को पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी बराबर क्या हो जाएगा, ये मैं वी को ले आऊं नीचे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे मैं वी को ले आऊं नीचे, तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। अब एन बटा वी, एन बटा वी क्या होता है, आपको ध्यान हो तो एन बटा वी क्या होता है, एन बटा वी मोल बटा आयतन, मोल बटा विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ये क्या होता है, ये क्या होता है, मोलरता, क्या होता है, मोलरता, मोलरता, मोलरता है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सांद्रता भी बोलते हैं, ठीक है। सांद्रता के बहुत सारे पद होते हैं, मोलरता, मोलरता वगैरह, ये सारी क्या है, सांद्रता के पद है, ठीक है। तो इस मोलरता क्या बोलेंगे, सांद्रता बोलेंगे। सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका आपने लिख दिया सी, तो इसलिए इस एन अपन वी को क्या लिख दिया, सी। समझ गए, सी क्या है, सी क्या है एक्चुअली में, मोलरता है, क्या है, मोलरता। हाँ, ये जो सांद्रता लिखा हो ना, सांद्रता, ये एक्चुअली क्या, मोलरता। सांद्रता किसकी फॉर्म में है, मोलरता की फॉर्म में। क्योंकि सांद्रता के जो सांद्रता के पद है वो तो बहुत सारे होते हैं, तो सांद्रता ये किसकी फॉर्म में, फॉर्म वाली है, मोलरता वाली, मोलरता, इसकी मोलरता। और उनमें जो हिमांक में वगैरह उनमें जो अपन ने काम में लिया वो क्या था, मोलरता था, ठीक है, ये मोलरता है, ठीक है। चलो, तो यहां से आपको बात समझ में आई। तो एन अपॉन वी, एन अपॉन वी, ये अपने इसको वो क्या लिख दिया है, एन अपॉन वी जो है, एन अपॉन वी मोल बटा, मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन, यानी कि क्या हो गया, मोलरता, मोलरता। और इसी को अपन ने क्या लिख दिया, सांद्रता, सांद्रता बोल दिया, सांद्रता यानी कि सी, कंसंट्रेशन, ठीक है, बात क्लियर। चलो, तो यहां से फिर ये जो आर है क्या, गैस नीयतांक है, तो इस आर की जगह अपन ने सिंबल दे दिया एस, ये भी क्या नीयतांक है, वही चीज है। अगर कोई इसका मान आपको दूसरा दिया हुआ है, अगर सवाल में कोई इसका मान दूसरा दे दिया कि भाई आप जो नीयतांक का मान ये लो, तब तो वो आपको वो लेना है, नहीं तो जो गैस नीयतांक वाला मान होता है वही लेना है, आर का, ठीक है। और टी क्या है, तापमान, ठीक है। चलो, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपके क्या होगा, पाई समानुपाती होता है सी के। इसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, पाई से। पाई किसके समानुपाती होता है, सी के, ठीक है, यानी कि सांद्रता के समानुपाती। समझ गए, ये क्या होता है, विलयन की सांद्रता के, सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी कि विलय के कण, सांद्रता यानी क्या हुआ, विलय के कण, देखो मोल, मोल पे कर रहा है निर्भर, ठीक है। अतः ये भी क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म है। चलो, अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका महत्व क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसका महत्व क्या है, तो इसके महत्व में आप देखोगे तो एक चीज, इसके महत्व में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसके महत्व में एक चीज आप देखोगे तो एक चीज मैंने लिखी, वैसे तो इसके बहुत सारे यूज है लेकिन एक चीज आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और वो क्या है एक्चुअली में, जल शोधन में, जल को शुद्ध करने में अपन क्या करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया काम में लेते हैं, आरओ। अपन क्या लेते हैं काम में, आर ओ, जो अपने बहुत बहुत फेमस नाम है, सभी को पता है भाई, आरओ का पानी, आरओ का पानी, ठीक है। आरओ वो क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस है प्रक्रिया, ठीक है, जो इस ऑस्मोसिस के विपरीत वो करता है कार्य। तो सर जी रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या चीज हुई सर जी, क्या होता है उसमें, उसमें एक झिल्ली होती है भाई, ठीक है, समुद्री जल हुआ, समुद्री जल, ठीक है, और एक हुआ मान लो शुद्ध जल, एक हुआ मान लो शुद्ध जल, ठीक है।
तो ये मतलब क्या होता है इसमें, वही कि जो नमक युक्त पानी या फिर अशुद्धि युक्त पानी है वो नमक युक्त पानी, ठीक है। और यहां पर क्या है, शुद्ध पानी, इस साइड क्या शुद्ध पानी। अब यहां पे क्या है, सांद्रता कम है, सांद्रता 0 ही मान लो, सांद्रता कम, यहाँ पर क्या है, नमक मिला हुआ है, यानी कि नमक युक्त विलयन है, यानी कि सांद्रता ज्यादा। अब इसमें क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, उल्टा होगा भाई। पहले तो क्या होता था अपने, जहां पे सांद्रता कम है उससे मतलब जो जो विलायक है वो कहां जाएगा, अधिक सांद्रता वाला की ओर, ठीक है। कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की। लेकिन इसमें क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में होगा अधिक सांद्रता वाले से कम की ओर। तो इसमें से जो विलायक है ना, विलायक क्या होगा इसमें, पानी। तो जो पानी आपका विलायक है, या पानी विलायक जो है, पानी विलायक क्या होगा, इस जो एसपीएम झिल्ली है, इस एसपीएम झिल्ली से यहाँ पहुंच जाएगा और पीछे रहेगा वो नमक के कण, जो अशुद्धि है वो पीछे रह जाएगी। तो इसी चीज का अपन उपयोग करके आपका जो आरओ है वो काम में लिया जाता है। आरओ क्या करता है, उस ऑस्मोसिस प्रक्रिया का उल्टा काम करता है। बात क्लियर, ये मिटा दूं, आप लिख लेना ऐसे, ठीक है। ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। चलो, बाकी तो पीडीएफ तो आज आपको मिलती है, टेलीग्राम चैनल से सभी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वहां मिलती है आपको पीडीएफ। चलो, तो ये बात तो समझ में आई। अच्छा, ये पढ़ लिया ना अपने, हाँ, ये तो प्रासरण दाब का महत्व। फिर कुछ लाइन है, सम प्रासरण विलयन, मतलब जिनका जो प्रासरण दाब है, जिनका प्रासरण दाब समान होता है वो होते हैं समप्रासी विलयन, ठीक है। फिर जैसे कि दो विलयन है उनकी बात करें तो जिनका प्रासरण दाब कम हो वो होते हैं अल्प प्रासरी, और जिनका प्रासरण दाब अधिक हो वो होते हैं अति प्रासरी। नॉर्मल से शब्द है, कभी कभार कुछ सवाल में ऐसे मतलब आ जाए तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। और जो विलायक का जो स्थानांतरण है वो क्या होता है, कम प्रासरण दाब वाले विलयन से अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन की ओर होता है। जो विलायक का स्थानांतरण होता है वो क्या होता है, कम प्रासरण दाब वाले विलयन से अधिक प्रासरण दाब वाले विलयन की ओर तरफ होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस प्रेशर, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एक सवाल न्यूमेरिकल, 300 केल्विन ताप पर 0.1 m यूरिया के जलीय विलयन क्या, आपको क्या करना है, ऑस्मोसिस प्रेशर निकालना है। तो आपको पता है पाई इक्वल टू क्या होता है, CST, पाई इक्वल टू क्या होता है, CST। अब देखो, पहले तो S क्या नीतांक है, वही अपने गैस नीतांक R के बराबर लेंगे, और इस R का मान क्या होगा। अब देखो, ये अपन जब अपन बात करते हैं, मैंने बताया था जो भाई अपन आदर्श गैस समीकरण पढ़े हैं उसमें जो R के मान क्या होते हैं, 2-3 मान होते हैं, इसमें से अपन एक मान लेते हैं 0.082, क्या लेते हैं, सॉरी 0.0082 होता है, ठीक है बेटा। नहीं, 0.082 या मान तो ठीक है, एक मिनट, 0.082, 0.082, ओके। ये कब होता है, जब आपके जो आयतन जो होता है वो किसमें होता है, लीटर में होता है। आयतन किसमें होता है, लीटर में होता है। तो इसका R का मान क्या लेते हो आप, 0.082 लेते हो, ठीक है। हाँ, फिर आपके पास क्या, C यानी कि क्या है, सांद्रता यानी कि वही सांद्रता या फिर मोलरता। अब आपको क्या दिया हुआ है, 0.1 m, तो यानी कि वही मोलरता होगी, 0.1 m मोलरता, ठीक है। चलो, और क्या दिया हुआ आपको, T दिया हुआ ताप, ये हमेशा किस में लेना आपको, केल्विन में लेना, ठीक है। तो 300 केल्विन ले लिया आपने, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक है ना। चलो, तो अब क्या करना है, अब तो इनको फॉर्मूले में रखना है और इनको सॉल्व करना है। तो अब क्या है, अब तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
पाई इज इक्वल टू क्या है, सी एस टी, सी यानी कि 0.1, एच कितना है 300, आर 0.082 इंटू 300 इंटू कितना 300। ठीक है, तो यहाँ से देखो जोड़ भागी गुणा भाग क्या हो सकता है, ये 1 0 ये टाना 3 से ये हो गया 10 की घात -4 और ये हो गया 100 यानी कि आ जाएगा 10 की घात -2। ठीक है भाई, जो बायो वाले ये थोड़ी समस्या रहती है। ठीक है भाई, जो बायो वाले मैथ्स वाले डायरेक्टली कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, बायो वाले है तो क्या करेंगे भाई, सिंपल सा तरीका यूज करना अपने को, अपना सवाल सही होना चाहिए, सबसे मेन बात ये। और ये यही पॉइंट हटा के इसका 10 नीचे कर लो, इसका पॉइंट हटा के 1000 ये कर लो। ठीक है, और 2 0 काट दो तो बट्टे में 100 आ जाएंगे। फिर 82 इंटू 3 क्या कर दो गुणा, तो 82 इंटू 3 क्या होगा 8 3 24, तो 240, 240 और 3 इंटू 2 6, तो 246 हो जाएगा। ठीक है, तो 246 बट्टा 100, 246 बट्टा 100 आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 246 बट्टा 100 ये आ जाएगा मामला, यानी कि 2.46 किस में आ जाएगा, एटीएम किस में आ जाएगा, एटीएम, पास्कल वगैरह में नहीं आएगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो ध्यान रखना, अपन ने मान ही क्या लिया, r इक्वल 0.082। ये एक्चुअली जब मैंने आपको आलसगर समीकरण पढ़ाया तो मैंने आपको r के मान बताए थे। एक तो बताया था 0. ये सही से याद रखना, भूलना मत, बहुत बार क्या मैं भी खुद भी कंफ्यूज हो गया अभी। 0.0082 नहीं, 0.082 है। एक मान आता है 8.314, एक मान आता है 1.9 कुछ 8 ऐसा कुछ मान आता है, मतलब 2 के आसपास लगभग लेते हैं। मैंने 3 मान बताए थे आपको। ठीक है, ये तो कब है, जब आपका जो आयतन किस में आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आयतन किस में आता है, मीटर क्यूब में। अब सर जी आपको सर यहाँ पे आयतन लीटर में आपको कैसे ध्यान पड़ा भाई, सांद्रता जो है 0.1 m दिया हुआ है, 0.1 m यानी कि मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मामला लीटर में, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.082 ही लेना पड़ेगा। यानी कि इस टाइप का कोई सवाल आएगा तो उसमें आपको 0.082 ही लेना है, इस फॉर्मूले में आपको ये 0.082 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसमें लीटर है, मोल प्रति लीटर आ रहा है, इसमें लीटर आ रहा है तो क्या लोगे 0.082। यदि वो आयतन मीटर क्यूब में आता तो आप लेते हैं 8.314, मैंने जो लिखवाया था 25/3। ठीक है, फिर ये लगभग 2 के आसपास, यानी कि जब जो ऊर्जा होती है किसमें आ जाए, कैलोरी में। ठीक है, तब आपको क्या लेना है 1.98। ठीक है, थोड़ा सा कुछ जिसको डाउट हो वो, मतलब जब अपन ने गैसीय अवस्था पढ़ा था तो आदर्श गैस समीकरण में पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा, उसमें मैंने आर को अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया था, सारी जो इकाई और किस इकाई में उसका क्या मान होता है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, वहां से उसको देख लेना। ठीक है ना, चलिए तो ये आ जाएगा 2.46 एटीएम, 2.46 एटीएम। ठीक है, तो ये चारों के चारों अपने अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए पूरे, ये चारों के चारों आपके जो है अणुसंख्यक गुणधर्म हो गए पूरे। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। अब असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म सर जी क्या होते हैं, तो क्या होता है कि जब एक विलय को विलायक में घोला जाता है, जब एक विलय होता है, एक विलय को अपन विलायक में घोलते हैं तो 3 चीजें हो सकती है। या तो जो विलय क्या होता है, वियोजित हो, वियोजित यानी कि विलय के टुकड़े हो जाए, विलय के टुकड़े हो जाए। ठीक है, टुकड़े यानी कि मतलब वो अलग अलग जो उसके आयन्स होते हैं उन आयनों में बढ़ जाए, अलग अलग आयनों में बढ़ जाए। ठीक है, या फिर संयोजित हो जाए, या फिर आपस में मिलकर किसका दीलक का निर्माण करे, दीलक वगैरह से संयोजित हो जाए। या फिर तीसरा हो, ना वियोजित हो ना संयोजित हो, ना वियोजित हो ना संयोजित हो। ठीक है, तो जो अब तक अपन जो चीजें पढ़ रहे थे, अब तक जो विलयन वाला पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें अपन यही मान के चल रहे थे कि जो विलय अपन विलायक में घोल रहे हैं वो ना तो वियोजित हो रहा है ना ही संयोजित हो रहा है। अपन यही मान के चल रहे थे कि वो ना तो वियोजित हो रहा है ना ही संयोजित हो रहा है। ठीक है, और वो होते हैं अपने सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, जो अभी अपन ने पढ़े, जो फॉर्मूले वगैरह पढ़े, वो किसके थे, सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले थे। किसके थे, सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूले। ठीक है, तो ना वियोजित ना संयोजित,
वो होता है सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। जो अपन पीछे जो फॉर्मूले पढ़े, जो चारों के चारों, भले वो हिमांक वाला हो, बॉइलिंग पॉइंट वाला हो, वाष्प दाब वाला हो, ठीक है, और इस ऑस्मोसिस प्रेशर वाला हो, चारों के चारों में क्या है, अपन अपने जो है वो सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, कैसे सामान्य अनुसंख्यक, उसमें अपन ये मानते हैं कि भाई विलय ना तो वियोजित हुआ है, ना तो उसके टुकड़े हुए हैं, ना ही वो संयोजित हुआ है, उसमें घुल गया डायरेक्टली, अपन ये मान के चलते हैं। और उसके उदाहरण आपके क्या है, ये देख लो आपके सामने है। ठीक है, ये चीजें जब आप किसी भी विलायक में घोलोगे तो ये नॉर्मली ना तो वियोजित होती है, ना ही संयोजित होती है, उसमें घुल जाती है बस। ठीक है, अब जो दो केस जो या तो वियोजित हो सकता है या संयोजित हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, उनको बोलते हैं असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। उनका क्या होता है, असामान्य, उनको बोलते हैं असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म। अब सर जी असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म है क्या, थोड़ा सा समझाता हूं। ठीक है, ये तो समझ गए थर्ड नंबर, ना वियोजित ना संयोजित, जो अपन मान के चल रहे थे वो वाला केस। अब तक देखो, जब विलय के जो अणु है उनका विलयन में संयोजन या वियोजन होता है, तो उसमें जो उसके विलय के जो कण है उनकी वास्तविक संख्या सैद्धांतिक जो संख्या से भिन्न होती है, और इसे ही असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। ये है पानी, ठीक है, पानी के अंदर आपने डाला यूरिया, यहां पे डाला यूरिया, इस पानी में डाला यूरिया, और इस पानी में डाला आपने नमक, इस पानी में डाला नमक। ठीक है, अब आपने जो अनुसंख्यक गुणधर्म वाले फॉर्मूले थे वो एक्चुअली इन दोनों के लिए भिन्न भिन्न होंगे, क्योंकि इसके लिए तो जैसे ही आपने यूरिया इसमें डाला, ये ना तो वियोजित हुआ, ना तो वियोजित हुआ, ना ही क्या होगा, ये संयोजित होगा। ये क्या होगा, इस पानी में घुल जाएगा। पानी में क्या होगा, सिर्फ घुल जाएगा। पानी में क्या होगा, ये सिर्फ घुल जाएगा। ठीक है, ये तो इतना ही काम करेगा। तो इसका मतलब अपन ये समझेंगे कि अपने यूरिया का एक अणु इसमें डाला है, तो इसमें एक अणु, 10 डाले तो इसमें कितने होंगे भाई, आपने 10 अणु जो है अणु आपने नाप के चलो डाल दिए। ठीक है, तो आपके इसमें कितने रहेंगे अणु यूरिया के, 10, क्योंकि 10 डाले 10 ही रहेंगे। ठीक है, इस वाले में नमक डाला तो मैटर उल्टा हो जाता है, क्योंकि नमक आपने मान लो ये 10 डाले हैं नमक के, ये जो नमक भाई साहब इसके अंदर जब आएगा तो 2 पार्ट में टूट जाएगा, Na+ और Cl-, यानी कि इसका वियोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा, वो वियोजित 2 पार्ट में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, और वियोजित होगा, वही दिक्कत वही कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब इसकी इस पानी के अंदर देखोगे ना, तो इसके जो कण है वो NaCl वाले जो कण 10 नहीं होके 20 बनेंगे। कितने बनेंगे, 20 बनेंगे, दोगुने बन जाएंगे, क्योंकि ये एक NaCl 2 पार्ट में टूट गया। तो वो जो कणों की संख्या है, जो विलय है, विलय के जो कण है उनकी संख्या 20 हो जाएगी। तो अपने जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, जो विलय के कण है उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। तो भाई साहब सीधी सी बात है कि अपन तो 10 मान के चल रहे थे, अपने फॉर्मूले के हिसाब से तो अपन क्या रखते, 10 रखते, लेकिन रियल में तो इसके जो संख्या 20 हो रही है, तो इसका मतलब जो फॉर्मूले से निकाल रहे थे वो मान, और जो रियल में जो वास्तविक मान है, वास्तव में तो इसमें 20 है। ठीक है, वो डिफरेंस, उसमें क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसीलिए इनको बोलते हैं, इनको बोलेंगे अपन असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, क्योंकि जिनका वियोजन और संयोजन हो तो उनका होता है असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, और इनका सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि जो अपन फॉर्मूले अपन नॉर्मली यूज करते हैं उससे इसका काम बन जाएगा। ये सही बात बोल देगा, जो अपन जो फॉर्मूले पढ़े हैं उससे इसकी सही बात निकल के सामने, क्योंकि 10 डाल रहे हैं और 10 ही अंदर है, 10 डाल रहे हैं, ये जाके अंदर जाके 20 बन रहा है। तो इसके लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, बस वही काम अपन करेंगे। ठीक है, चलो। तो जो असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म में क्या होता है, तो उसमें जो कण है वो जो वास्तविक है उनकी संख्या जो सैद्धांतिक, यानी जो फॉर्मूले से सैद्धांतिक जो है, सैद्धांतिक या इसको एक वर्ड और बोलते हैं परिकलित। हिंदी में थोड़े वर्ड होते हैं, ध्यान रखना, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना हो। सैद्धांतिक या परिकलित मतलब जो ये फॉर्मूले से, यानी कि अपन सामान्य गुणधर्म मान के अगर देखे, जो फॉर्मूले से आता है वो, लेकिन वास्तव में इसका मान क्या होता है, डिफरेंट होता है, प्रेक्षित वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक जो कण है उसमें वो भिन्न होंगे किसके मुकाबले, सैद्धांतिक के मुकाबले। और किस केस में, जब विलय के अणुओं का विलयन में संयोजन या वियोजन हो। यदि संयोजन या वियोजन नहीं होता तो क्या सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, लेकिन यदि वियोजित या संयोजित हो तो क्या होंगे, असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म शो करेंगे। बात क्लियर। चलो अब देखो,
अब एक चीज आती है, विलय का जो अणुभार होता है या फिर मोलर द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, इसको मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं। शब्दों को लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीजें क्लियर होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, शब्दों में कंफ्यूजन हो जाता है। मोलर द्रव्यमान, विलय का अणुभार वो होता है विलय के जो कण है उनकी संख्या का व्युत्क्रमानुपाती। तो आप कहोगे सर जी ये कैसे होता है, विलय का अणुभार विलय के जो कण है उनकी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा? तो देखो आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया मोलरता, ठीक है, मोलरता लिख दिया, या फिर चलो मोलरता नहीं लिखना, अपन तो मोल की फॉर्म में देखते हैं, मैं आपको समझा देता हूं उसको। मोल होता है, ठीक है, तो जो भार बटा अणुभार ये हो गया, भार बटा क्या होते हैं अणुभार। तो ये जो मोल हुआ, मोल और ये अणुभार ये क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, यानी कि मोल क्या है, एक्चुअली मोल चीज कहां से आई आपको, मोल चीज आएगी आपके विलय के कण, विलय के जो कण है वहीं से आएगी। तो जो विलय के कण है वो और जो अणुभार क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम में होते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यानी कि विलय का जो अणुभार है वो एक बटा विलय के कणों की संख्या, यानी कि दोनों क्या जो होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहां से देखो आपके जो अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो क्या होंगे, विलय के जो कण हैं उन कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं विलय के जो कण है कणों की संख्या के समानुपाती, और इसके विलय का जो अणुभार है उसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे। क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट ध्यान रखना, ठीक है। जो अणुसंख्यक गुणधर्म है विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, ये तो ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में ये सवाल पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट घुमा के दे सकते हैं, बताइए निम्न से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दूसरा होता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो दो चीजें ध्यान रखना, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलय के जो कण है कणों की संख्या के तो समानुपाती, ठीक है, और विलय का जो अणुभार है उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बात कुबड़ी में बैठ गई। चलो अब एक चीज आती है वान टॉप गुणांक। क्या होता है वान टॉप गुणांक? सारा खेल इसका ही है, सारा खेल इसका ही है। ये क्या होता है, ये सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म तथा असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों में संबंध बताता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जो वन टॉप गुणांक जो होता है ये क्या करता है, ये सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म तथा असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म में क्या करता है, संबंध बताता है, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, आई से। अब इसको समझना है, मेन चीज है इसको। अब देखो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को समझ लोगे फिर उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो तो जो वन टॉप गुणांक जो आई है उसको अपन लिखेंगे क्या, इसका फॉर्मूला होगा प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक। सैद्धांतिक मतलब जो उसको मतलब नॉर्मल रूप से जो फॉर्मूले लगा के वो करे तो वो सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण है, लेकिन उसमें तो चूंकि वियोजन या संयोजन होता है तो उसका मामला बिगड़ जाता है, फिर उस केस में जो वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण बटा सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। अब जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो जो विलय के जो कण है, ये जो बात किसकी है, ये सारा किसकी है, विलय के कण या फिर विलय का मोलर द्रव्यमान वगैरह वो है, ठीक है। तो जो आगे क्या होगा, इसको अपन आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेक्षित जो कण है उनकी संख्या बटा सैद्धांतिक
कणों की संख्या, ठीक है। फिर सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान या फिर प्रेक्षित इसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो ये देखो, ये यहाँ पे ये उल्टा हो गया, देखो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुण बराबर प्रेक्षित जो कण उनकी संख्या, लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक ऊपर आ गया, प्रेक्षित नीचे आ गया। कारण क्योंकि जो कणों की संख्या है और ये जो अणुभार है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखो ये संबंध ध्यान पड़ गया, अणुसंख्यक गुणधर्म बराबर विलय के जो कणों की संख्या बड़ा एक बड़ा विलय का अणुभार, ठीक है। तो यहाँ पर जो सैद्धांतिक है वैल्यू वो ऊपर आएगी और प्रेक्षित नीचे आएगा, ठीक है। सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, ठीक है। और यहाँ पर प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक जो कण है उनकी संख्या, समझ गए। अब आप एक फॉर्मूला यहां से एक और स्थापित कर सकते हो। अगर इस चीज को भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ, तो ये जो इन दोनों के संबंध से एक फॉर्मूला और आ जाएगा। प्रेक्षित जो कण है उनकी संख्या इनटू प्रेक्षित अणुभार बराबर सैद्धांतिक अणुभार इनटू सैद्धांतिक जो कण है उनकी संख्या। ये बात वही हुई ना भाई, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। इनको यदि आप आपस में कर दोगे गुणा, यदि इनका वज्र गुणा कर दोगे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये एक समीकरण आपके और बन जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो, ठीक है। ठीक है, चलो अब अपन निकालते हैं वैल्यू, वन टॉप गुणांक की वैल्यू, मान क्या आएंगे वो। तो देखो पहला कैसे, माना वियोजन हो, माना क्या हो, वियोजन हो। वियोजन हो नहीं यानी कि टूटना, तो दो वियोजन में क्या होगा, जो कण है कणों की संख्या में वृद्धि होगी भाई, जाके अंदर जाके जो विलय है, विलायक में जब घोलोगे तो वो क्या टूट जाएगा। तो जैसे कि NaCl NaCl 2 में बढ़ जाएगा, तो एक डाला दो बन गए, ठीक है। तो जो कण है कणों की संख्या में वृद्धि हुई, और चूंकि अणुभार है वो क्या होता है उसका उल्टा, तो उसमें क्या होगी, कमी होगी, उसमें क्या होगी, कमी होगी। अब देखो मैंने माना ये था अणु N एक था, ये बढ़ गया किसमें, Na में, ये बढ़ गया Na में, ठीक है। तो अब देखो पहले स्टार्टिंग में कितना था, इसका 1 इसका 0 भाई, पहले जब ये बाहर होगा तो ये 1 होगा, ये एक ही होगा, और ये Na 0। अब चूंकि यदि वियोजन की मात्रा अल्फा है, वियोजन की मात्रा अल्फा, जैसे कि ये चीज आपको ध्यान होगा जब अपन ने साम्यावस्था, ठीक है, जो रासायनिक साम्य पढ़ा उसमें ये चीज अच्छे से समझी थी अपन ने, ठीक है। तो माना वियोजन की मात्रा अल्फा है, तो ये एक है, तो एक में से यदि इसका वियोजन होता है कितना, अल्फा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा N अल्फा, ये बनेगा N अल्फा, ठीक है। तो अब देखो विलयन में घुलने पर जो कुल है कण वो कितने हो गए, विलयन में घुलने पर जो कुल कण है वो कितने हुए, कि भाई कुछ ये पूरा पूरा वियोजन नहीं हो रहा है, उसमें तो कुछ वियोजन हो रहा है 1 माइनस अल्फा, तो एक तो कुछ है जो ऐसे कैसे रहेंगे भाई, आपने जो कोई भी चीज डाली, ठीक है, वो किसी विलायक में डाली, ठीक है, तो उसका वियोजन हो रहा, तो ऐसा थोड़ी सभी का वियोजन होगा। आपने भाई 100 कण डाले, 100 कण डाले, ठीक है, तो 100 में से माना 60 का तो क्या हुआ, वियोजन हुआ, और 40 का वियोजन नहीं हुआ, ठीक है। तो जो वियोजन क्या 60% हुआ, 60% वियोजन हुआ, तो जो अल्फा होगा, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0.6 भाई, 60% यानी कि अल्फा का मान कितना हो जाएगा 0.6, यानी कि पूरी तरीके से जब वियोजन होता है तो वो होता है अल्फा का मान 1, यानी कि 1 से 1 रखेंगे, मतलब ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इसमें बदल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बदल रहा है, इसमें से इसका कुछ भाग बदल रहा है, यानी कि वो होता है वियोजन की मात्रा, कितना वियोजित हो रहा है। तो अपन ने माना अल्फा वियोजित हो रहा है, तो ये बनाएगा N अल्फा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो रासायनिक साम्य वाले हैं वो है, वहां पे ये चीजें अपने सारी की क्लियर की वियोजित होता है, तो इसमें से ये बनता है, ठीक है, इतना वो चीजें वहां से आपके वो क्लियर हो जाएगी। उस रासायनिक साम्य में चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो डेफिनेटली यहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो विलयन में घुलने पर जो कुल कण है वो कितने हो जाएंगे भाई, 1 माइनस अल्फा, वो तो है किसमें अवियोजित जो पोजीशन है वो, और ये कौन सी है वियोजित वाले, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे N अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, ये हो जाएंगे विलयन में घुलने पर कुल कण, ये कौन से हैं अवियोजित स्थिति वाले, और ये है
वियोजित स्थिति वाले, समझ गए? हाँ, तो जो वन टॉप गुणक है वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षित कण बटा सैद्धांतिक कण। जो प्रेक्षित कण वो कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक है। और जो सैद्धांतिक कण कितना, आपने कितना डाला, एक डाला था भाई, आपने जो एक ही डाला, ठीक है, आपके हिसाब से तो आपने एक डाला, उस एक में से भी वो पूरा वियोजित नहीं हो, उस मात्रा वियोजित हुई है, वो कितनी हुई है, 1 माइनस अल्फा वियोजित होके वो एन अल्फा बना दिया। उसके अंदर जो आपने डाले कण वो कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा और ये एन अल्फा, तो टोटल ये हो जाएगा बट्टा एक, बट्टा जो सैद्धांतिक कण जो आपने डाले वो कितने, एक, तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। आप देखो, जिसको समझ में नहीं आया उसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीजें। भाई ये है पानी, पानी है विलायक है मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपने इसमें कोई भी डाला, एक कण डाला, एक कण आपने इसमें डाला, एक कण इसमें डाला। अब ये एक कण जो डाला वो इसमें डालते ही वो क्या होगा, आपने डाला था एन, एक कण डाला तो वो इतनों में बढ़ जाएगा, यानी कि वो क्या होगा, ये पूरा का पूरा, जरूरी थोड़ी है आपने जो एक कण डाला वो पूरा का पूरा एन में बढ़ जाए, जरूरी नहीं है, उसकी कोई मात्रा भी होती है, यानी कि 1 माइनस अल्फा, इसमें से अल्फा निकल के वो इसने क्या बना दिए, एन अल्फा बना दिए। तो अब देखो इसके अंदर जो कण है ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, इसके जो अंदर कण टोटल कितने होंगे, 1 माइनस अल्फा एन अल्फा। और जो आपने जो डाले आपके हिसाब से कितने डाले, एक डाला है, ये आपके हिसाब से तो एक डाला है, लेकिन अंदर जाके क्या बन रहे हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये होगा अंदर वाला, तो क्या हो जाएगा, प्रेक्षित। और जो आपने डाला है कि भाई आपके हिसाब से वो है सैद्धांतिक, वो है सैद्धांतिक, समझ गए? तो ये प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक मामला समझ में आ गया। तो प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक यानी कि जो आई है वो कितना आया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई बराबर कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ये कब है, जब वियोजन हो, ये कब है, जब वियोजन हो, ठीक है। चलिए अब एक स्पेशल केस होता है, एक होता है स्पेशल केस, इस पे आपको गौर करना क्योंकि आपके सवाल इस पे पूछने वाला है, ठीक है। अगर कोई सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का बना है तब कोई दूसरा चीज पे आ सकता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है उस पे देखो। स्पेशल केस मतलब क्या, यदि विलेय प्रबल विद्युत अपघट्य है, यदि कोई विलेय प्रबल विद्युत अपघट्य है, ये केस तो कब है, जब विलेय क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पूरे तरीके से उनका वियोजन नहीं होता, यानी वो 100% आयनीकृत नहीं होते, पूरा वियोजन नहीं होता। लेकिन यदि वो प्रबल विद्युत अपघट्य है तो उनका 100% आयनीकरण होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, वियोजित होता है, यानी कि 100% आयनित या वियोजित होता है। अतः उस केस में क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, उस केस में अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा 1 मतलब ये देखो 1 माइनस अल्फा 1, यानी कि मतलब ये पूरा का पूरा वियोजित हो जाएगा, पीछे ये रहेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा, ये पीछे ये रहेगा ही नहीं, ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा। बात क्लियर? जब ये किस केस में, जब वो 100% आयनित होता है या फिर 100% वियोजित होता है, यानी कि वियोजन की मात्रा 100%, यानी कि जो अल्फा है वो कितना, 1, ठीक है। तो यदि विलेय प्रबल विद्युत अपघट्य हो तो 100% आयनित या वियोजित होता है, अतः अल्फा इक्वल टू 1। जो वो इसके क्या क्या है उदाहरण, NaCl, KCl, HCl, H2SO4, NaOH, आपको पता है प्रबल सार हुआ, प्रबल अम्ल हुआ, जो ठीक है, ये मतलब क्या है, ये जो लवण है ये क्या होते हैं, 100% क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं, दो पार्ट में टूट जाते हैं, ठीक है। ये तो ध्यान रखना ही है, प्रबल सार, प्रबल अम्ल, लवण, ये क्या 100% वियोजित होते हैं। तो जो NaCl है वो पूरा का पूरा सारे NaCl के आपने यदि NaCl के 100 अणु डाले हैं या फिर जो भी आपने चीजें डाली हो, सारा का सारा उसका पूरा का पूरा जो NaCl का प्रतिशत है वो वियोजित होगा, कुछ भी वो NaCl के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो सारे के सारे वो Na+Cl- में बढ़ जाएगा, ठीक है। KCl है तो K+Cl माइनस, HCl है तो H+Cl माइनस, H2SO4 है, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाएगा, 2H और SO4 माइनस 2 में बदल जाएगा, ये NaOH है तो Na+OH माइनस में बदल जाएगा। तो अब देखो चूंकि I इक्वल होता है 1 माइनस अल्फा एन अल्फा, यहाँ पे यदि अल्फा इक्वल टू रखो 1 तो आप जैसे ही अल्फा 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू n आ जाएगा, I इक्वल टू n, जो वन टॉप गुणांक का मान क्या होगा, I इक्वल टू n के बराबर होगा। अब देखो ये n क्या होगा सर जी, n कहां से आएगा, तो अतः प्रति कण जितने आयन प्राप्त होंगे वही वन टॉप गुणांक होगा, यानी कि जो प्रति कण जितने आयन प्राप्त होंगे वही क्या होगा, आपके
1 हाफ गुणांक होगा। ठीक है, तो यानी कि आप देखोगे इसके NaCl के लिए देखोगे तो NaCl का एक कण कितने में टूट रहा है? 2 में टूट रहा है। तो आपका जो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और N किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो किसकी होगी? N की। ये वैल्यू किसकी होगी? N की। तो ये N की वैल्यू 2 हो जाएगी, और N इज इक्वल टू I होता है, तो I बराबर 2 हो जाएगा। किस केस में? परबल विद्युत अपघटन में जब वियोजन 100% हो, जब अल्फा की वैल्यू कितनी हो? 1 हो, यानी 100% वियोजन हो। ठीक है ना? दुर्बल विद्युत अपघटन के केस में तो ये फॉर्मूला लगेगा फिर उस केस में। ठीक है, हाँ। तो और यदि KCl है तो 2 पार्ट में टूटेगा, K प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए भी 2 होगा। अब जैसे कि H2SO4 है, तो H2SO4 भाई साहब 3 पार्ट में टूटेगा। कैसे सर जी 3 पार्ट में? तो ये बनाएगा 2H प्लस देगा भाई। H2SO4 3 पार्ट में टूटेगा। कैसे? 2H प्लस, और ये देगा SO4 माइनस 2, 2H प्लस और SO4 माइनस 2, तो 2 होंगे H प्लस वाले आयन और एक SO4 माइनस 2 वाला आयन, तो 3 होंगे टोटल। तो इसका जो N का मान कितना हो जाएगा? 3, यानी वही I बराबर 3 हो गया। ठीक है, बात क्लियर? चलो, अब यहां से एक बात और समझो, जो वियोजन वाली स्थिति होती है, वियोजन में जो वन टॉप गुणांक होगा I, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। वियोजन में जो वन टॉप गुणांक होगा I हमेशा क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। किस वाले केस में? वियोजन वाले केस में। वियोजन वाले केस में क्या होगा? हमेशा जो I है वन टॉप गुणांक, वो 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। चलिए, अब क्या हो? यदि क्या हो? संयोजन हो, क्या हो जाए? संयोजन हो जाए, तो क्या हो जाए? कण है, उन कणों की संख्या में क्या आएगी? कमी, और जो अणु बारे उसमें हो जाएगी वृद्धि। तो अब देखो, आपके पास माना आपके पास क्या थे? N थे अणु, किसके? A वाले कितने थे अणु? N अणु थे, और वो मिला के बना देते हैं AN। ठीक है, तो पहले आपके पास माना स्टार्टिंग में कितने थे? ये आपने डाले, कितने डाले? जो अणु डाले वो कितने थे? N थे, इसके 0 थे। ठीक है, अब डालने के बाद क्या हुआ कि वो आपस में उसमें मिल जाते हैं, और मिलके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अल्फा। यानी कि मान लिया कि जो इसका 1 माइनस वियोजन है, एक का वियोजन 1 माइनस अल्फा है, तो N का होगा N 1 माइनस अल्फा, और इसने ये बना दिया अल्फा। ठीक है, तो यहां से जो आपके कुल जो प्रेक्षित कण है वो आ जाएंगे N 1 माइनस अल्फा, ये प्लस अल्फा, बटा ये जो सैद्धांतिक कण है वो कितने हो जाएगी? N। ठीक है, तो यहां से ये जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा N। यहां से देखो इन दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ इसके 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और इसके 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय N, प्लस अल्फा बाय N। ठीक है, ये दोनों का पता रखना। ठीक है, और जहां पर ये क्या है? अल्फा वियोजन की मात्रा है, भले वो वियोजन की मात्रा हो, संयोजन में भी ये अल्फा आता है। ठीक है, हाँ। अब देखो इसके उदाहरण क्या होते हैं सर जी की, इसके उदाहरण बताओ। तो इसके उदाहरण बहुत रेयर है, मतलब कम है वैसे। ठीक है, क्योंकि उन चीजों को, वियोजन वाली चीज को अपन आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि एसिटिक अम्ल हुआ, बेंजोइक अम्ल हुआ, ये फिनोल है, ये जब बेंजीन में घुलते हुए ना, तो ये क्या करते हैं? दीलक बनाते हैं, दीलक बनाते हैं, अर्थात संगुणन होता है। और जब भी दीलक होगा, तो दीलक के लिए क्या होगा? दीलक के लिए N बराबर 2 हो जाएगा। दीलक के लिए, यानी कि दीलक के लिए N बराबर 2। N बराबर 2 मतलब दो मिलके एक बनाएंगे भाई। उसमें अपने जो एक 2 में टूट रहा था, तो अपने N बराबर 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 मिलके एक बना रहे हैं, उसको बोलते हैं दीलक। तो वहां पर यहाँ पर आपके N का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। N का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब चलो अपन सवाल सॉल्व करेंगे, सारी चीजें आपके, सारा कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएगा। चलो, ये सवाल पहला, विलियन बनाने के प्रक्रम में BaCl2 40% वियोजित होता है, वह वन टॉप गुणांक का मान ज्ञात करो। पहले तो आपको दिया हुआ है BaCl2। अब देखो BaCl2 के लिए N का मान कितना होगा? तो देखो आप यदि देखोगे ध्यान से, BaCl2 के लिए आप ये 2Cl माइनस और Ba2 प्लस, Ba2 प्लस। ठीक है, अब देखो
तो यहां से इसके लिए जो n है, n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, n 3 ही होगा भाई। एक तो ये हो गया Ba2 प्लस, और एक Cl माइनस वाले 2 हो गए, तो 2 और 1 3, ठीक है, ये 2 और ये 1, तो 2 और 1 कितने होंगे 3, 3 हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर होगी। चलो तो ये BaCl2 मतलब इस, अगर उसका फ्यूजन होता है, जो फ्यूजन होता है वो ऐसे टूट सकता है, यानी कि 1 3 में टूटता है। तो एक BaCl2 कितने में टूटता है 3 में टूटता है। जिस प्रकार एक NaCl 2 में टूटता है, उसी प्रकार एक आपका जो BaCl2 वो कितने में टूटता है, वो आपका टूटता है 2 में, ठीक है। हाँ सॉरी, एक BaCl2 3 में, और जो आपका NaCl2 है वो आपके टूटता है 2 में, और BaCl2 किसमें 3 में। तो n बराबर 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दिया हुआ 40% फ्यूजन, यानी कि अल्फा है आपके 40% है, 40% है, तो आप इसका जो वैल्यू निकालोगे 40/100, प्रतिशत को नॉर्मल बदलना क्या करोगे 100 से भाग दोगे तो 0.4, जो अल्फा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है वन टॉप गुणांक। चीज किसकी दी हुई, फ्यूजन वाला केस दिया हुआ है, तो फ्यूजन वाले केस में क्या होता है वन टॉप गुणांक I = 1 माइनस अल्फा n अल्फा। 1 माइनस अल्फा क्या होता है n अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.4, 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.4 प्लस n अल्फा, n कितना 3 और अल्फा 0.4, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4 0.6, और ये कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 3 1.2, ये आ जाएगा 1.8, समझ गए, यानी कि I = कितना आया 1.8 आया। ऐसे करके आपको ये वन टॉप गुणांक निकालना है, ऐसे करके आपको क्या करना है वन टॉप गुणांक निकालना है। बात समझ गए, सवाल सिंपल था, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये जो वन टॉप गुणांक है उसके लिए I क्या होगा, वियोजन की स्थिति में हमेशा I 1 से बड़ा होगा, I 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और जो जब संयोजन होगा तो संयोजन में क्या होगा, संयोजन में आपके हमेशा संयोजन में I ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि 1 से छोटा, 1 से क्या होता है छोटा, 1 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो, अब एक सवाल किसका, संयोजन का, कि भाई क्या पूछ रहा है, एक विलयन में एसिटिक अम्ल के 40% का द्विलकीकरण होता है, I का मान क्या था, द्विलकीकरण यानी कि क्या हो रहा है संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है संयोजन हो रहा है। संयोजन का फॉर्मूला क्या होता है I = 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अब आपको क्या दिया हुआ है अल्फा 40%, अल्फा यानी 40% यानी कि 0.4 हो गया, ठीक है, और द्विलकीकरण हो रहा है, द्विलकीकरण मतलब n = 2, n = 2 हो गया, तो सिंपल सी बात है रख दो वैल्यू 1 माइनस 0.4 प्लस जो है अल्फा कितना 0.4 है, n कितना 2 है, ये कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 0.2, ये हो जाएगा 0.8, I = हो जाएगा 0.8, ठीक है। हाँ तो 0.6 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 0.8। बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये जो पीछे वाले सवाल है उसमें क्या फर्क है, लगभग सेम ही चीज थी, बस यहाँ पे वो 3 से यहाँ गुणा हो गया साथ में, ठीक है, यहाँ 2 इसको भाग करना, फॉर्मूला अल्फा बाय n होता है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि भाई एक लवण AXBY के वियोजन की कोटि किस सूत्र द्वारा दी जा सकती है, एक लवण AXBY के वियोजन की कोटि, यानी कि इसका निकालना वियोजन की कोटि यानी कि निकालना अल्फा किस सूत्र द्वारा दी जा सकती है, किस सूत्र द्वारा। तो देखो सिंपल सी बात है, सवाल को तब समझना ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। AXBY है तब ये टूटेगा, तो ये कितने में टूटेगा, ये टूटेगा आपके भाई ये XA बनाएगा,
एक्स ए बनाएगा और वाई बी बनाएगा भाई, ये करेगा। अर्थात ये हो रहा है कि भाई एक ये जो एक है वो एक्स प्लस वाई में टूट रहा है, एक्स प्लस वाई में टूट रहा है। जिस प्रकार NaCl 2 में टूट रहा है, ये कितने में टूट रहा है, एक्स प्लस वाई में टूट रहा है, एक्स प्लस वाई में टूट रहा है। अतः n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई, n बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब देखो n बराबर एक्स प्लस वाई आ गया तो आपको पता फॉर्मूला तो पता ही है, आई इक्वल क्या होता है 1 माइनस एल्फा प्लस n अल्फा होता है फ्यूजन वाले केस में। तो यहां से आप देखोगे तो यदि इसको कैसे लिख सकते हो, आई इक्वल टू 1, ठीक है, 1 प्लस इसको आप लिख सकते हो ऐसे, इसको आप n अल्फा और माइनस अल्फा आपने लाके रख दिया ऐसे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो n माइनस 1 अल्फा, ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 अल्फा। तो यहाँ से जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा आ जाएगा i माइनस 1 बटा n माइनस 1, ये होता है अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 बटा n माइनस 1। तो यहाँ से क्या करो आप, इस i माइनस 1 और जो n है n की क्या लिख दो, x प्लस वाई माइनस 1। तो कौन सा सही बैठ रहा है, ये वाला सही बैठ रहा है, ठीक है, i माइनस 1 और x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है, बात क्लियर। चलो अब देखो ये जो अपन ने जो इतना किया सर जी, वन टॉप गुणांक वगैरह निकला, आपको वन टॉप गुणांक से संबंधित हो सकता है एग्जाम में सवाल पूछने के चांस कम है क्योंकि डायरेक्टली टॉपिक मेंशन नहीं है, लेकिन वन टॉप गुणांक का संबंध किससे है, क्योंकि अनुसंख्यक गुणधर्म आपके हैं, ठीक है। तो जो सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म और जो असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, उनमें संबंध दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं, वन टॉप गुणांक काम में लेते हैं, ठीक है। तो आपके सवाल इस फॉर्म में ज्यादा आ सकता है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। कैसे, ये जो प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रेक्षित यानी कि जो असामान्य, यानी कि प्रेक्षित यानी कि जो असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म है वो होंगे आई इंटू सामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म, यानी कि जो सामान्य वाला फॉर्मूला है ना उसको आपको आई से गुणा करना है। किससे, आई से गुणा करोगे तो आपके जो असामान्य वाले गुणधर्म निकल के आ जाएंगे। अब देखो सारा का सारा बदल जाएगा, जो ये दाब वाला होगा वो क्या होगा भाई, पहले क्या होता पाई इक्वल टू CST, अब इसको आई से गुणा कर दो, पाई इक्वल टू ICST होगा, ठीक है। अब ये जैसे कि ये वाला देखो उन्नयन वाला फॉर्मूला डेल्टा टी बी ओपन पढ़ते थे, मोललता इंटू के बी, तो इसको आई से करना गुणा, ठीक है। हिमांक में अवनमन तो मोललता इंटू के एफ, इसको आपको करना आई से गुणा, और वाष्प दाब में अवनमन वो क्या होता है एक्स बी, विलय की मोल बिन, तो उसको भी क्या करना है आई से करना है गुणा, उसको भी आई से गुणा करना। लेकिन ये ध्यान रखना ये होगा कब, जब आपका विलय है उसका वियोजन या संयोजन हो। उसी केस में जब मान लो आपने उसमें मिला दिया शक्कर, तो ना तो उसका वियोजन होता है ना संयोजन होता है, तो उस केस में आपको आई काम में नहीं आएगा, समझ गए। हाँ, वैसे तो सवाल में ही कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा, या तो वियोजन की मात्रा दी हुई होगी, या आपको सवाल में ऐसे बोलेगा कि इसका 100% वियोजन होता है। भाई देखो सवाल में ना ऑटोमेटिकली चीजें मालूम पड़ जाएगी, वो सवाल में क्या बोलेगा इसका 60% वियोजित होता है, तो इसका मतलब है कि आई आएगा। वो बोलेगा इसका 100% वियोजन होता है या फिर आयनीकरण होता है, तो भी समझ जाओगे कि ये वाली चीज हो रही है, ठीक है। हाँ, जैसे यूरिया शर्करा जिनका ना वियोजन होता है ना संयोजन होता है, तो उनके लिए तो बिना आई के जो फॉर्मूला नॉर्मली वही अपन काम में लेंगे, ठीक है। पहला बस आप मेन तो ये चीज ध्यान रखना, इसके सवाल मतलब बहुत वियोजन के लिए ये वियोजन वाला ही सवाल आएगा मोस्टली आपके। तो वियोजन में क्या होता है आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा एन अल्फा होता है, ठीक है। अब इस अल्फा को अपन इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, आई माइनस 1 बटा एन माइनस 1, इसको अगर इसको अपन इसमें बदल सकते हैं, ठीक है। इसमें यदि ये 100% वियोजित हो तो यदि 100% वियोजित हो तो क्या होता है आपके आई इक्वल टू हो जाता है 1। यदि जो 100% वियोजित हो उस केस में आई बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, आई बराबर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक सवाल बताऊं, ये एक सवाल था, ये अपन ने किया यहां पर, ठीक है। 300 केल्विन ताप पर 0.1 एम यूरिया के जलीय विलयन के
प्रासरण दाब की क्या कीजिए, प्रासरण दाब की आपको करनी है गणना। तो अब मैं इस सवाल को मैं कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, और इसको मैं यदि मैं यहां लेके जाऊं, हाँ, अब मैं इसको यूरियानिक बोल के इसको मैं यहां लिख दूं, NaCl लिख दूं, यही सवाल वो का हो 0.1 NaCl की जली विलीन की प्रासरण दाब की गणना कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूले में आपके क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। थोड़ा सा बदलाव क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। थोड़ा सा बदलाव क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा आई, गुणा में क्या आ जाएगा ICST, क्या हो जाएगा ICST। और चूंकि इसके लिए n बराबर 2 होता है, और इसका तो क्या होता है NaCl क्या होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य, ये 100% क्या होता है, विषुत होता है। अतः I बराबर क्या हो जाएगा n, I इक्वल टू n बराबर 2, क्योंकि NaCl 100% वियोजित होता है, क्योंकि NaCl 100% वियोजित होता है, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 1 बार रखोगे फॉर्मूले में, तो I इक्वल टू n के बराबर आ जाएगा, I n बराबर 2। ये यहाँ पर वही रखना आपको, I आपको क्या रख दोगे, यहाँ पर 2 रख दोगे, दो से हो जाएगा गुणा, जैसे 2 से गुणा हो जाएगा, मतलब ये इसका हो जाएगा दुगुना, ये क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, मामला हो जाएगा दुगुना। बस 2 इंटू 246/100, ठीक है। तो यानी कि क्या हो जाएगा 492, यानी कि 492, क्या जाएगा आपके आंसर 492 ATM, 492 ATM, 492 ATM, ठीक है। ATM, बात क्लियर, समझ में आया। तो ये है, तो इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है NaCl लिया, पहले का यूरिया था, तो यूरिया का ना तो संयोजन होता है ना वियोजन होता है, तो उसमें उस केस में आई नहीं आएगा, NaCl का पूरा वियोजन होता है, आपने को पता है, तो इस केस में आई आ जाएगा, तो ध्यान रखना इस सवाल, ठीक है। और एग्जाम में भी सवाल पूछ लिया तो आपको फिर दोनों ऑप्शन देगा वो, ठीक है, 2.46 भी देगा, 4.92 भी देगा, और आप 2.46 चुक के गलत करके आ जाओगे, आपको लगेगा मैंने सही कर दिया, लेकिन गलत किया है, माइनस में नंबर गए, उससे बड़े तो ना किया होता तो अच्छा होता, ठीक है। हाँ चलो फिर एक नेक्स्ट सवाल, निम्न प्रत्येक विलेय के 1 मोल को 5 मोल पानी में रखा गया है, ये आपको क्या क्या दिए हुए हैं, NaCl, K2SO4, Na3PO4, और ये 4th नंबर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का तो वियोजन होता है, नहीं होता है संयोजन, ठीक है। तो निम्न प्रत्येक विलेय का 1 मोल लिया है, कितना लिया, 1 मोल लिया है, 1 मोल को 5 मोल पानी में रखा गया, यानी कि सभी का मोल तो कितना लिया है, 1 लिया गया, तो यानी कि सभी की जो मोल स्टार्टिंग मोल कितने सेम है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई माना विद्युत अपघट्य 100% आयनित है, यानी जो भी ये विद्युत अपघट्य दिए हुए हैं, ये क्या हो रहा है 100% आयनित हो रहे हैं, क्या हो रहा है 100% आयनित हो रहे हैं। तो वाष्प दाब में कमी का क्रम क्या होगा, वाष्प दाब में कमी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, सबसे ज्यादा किसके लिए होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां से XB जो विलेय की मोल बिन क्या है, सभी के लिए समान है, विलेय की मोल बिन XB, विलेय की मोल बिन सभी के लिए समान है, क्यों, क्योंकि सभी के सेम मोल है, विलेय के 1 मोल को 5 मोल पानी में रखा गया, निम्न में से प्रत्येक विलेय के 1 मोल को 5 मोल पानी में रखा गया, तो इसकी मोल बिन भी कितनी होगी 1/6, इसकी मोल बिन भी 1/6, इसकी मोल बिन भी 1/6, और इसकी मोल बिन भी 1/6, मोल बिन वाला तो कोई है ही नहीं मैटर, ठीक है। तो XB विलेय की मोल बिन, विलेय की मोल बिन, ठीक है। और ये क्या है भाई, इसका 1 मोल और पानी का 5 मोल, तो 1/1 + 5 ये 6 हो गया, 1/1
1+5 यानी कि 1/6 सभी के लिए समान है, सभी के लिए समान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वाष्प दाब में जो है अवनमन कमी सभी के लिए सेम ही होगी, क्योंकि वो एक्स बी के बराबर होता है। भाई मान किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर होता है वाष्प दाब में जो अवनमन एक्स बी, लेकिन यहाँ पे आई और आ रहा है, आई सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, ठीक है। तो आई का काम कौन करेगा, देखो अब देखो क्या होगा। अगर आप NaCl की बात करोगे, अगर आप NaCl को लोगे, NaCl लोगे तो NaCl कितने में टूटता है, 2 में टूटता है, तो इसके लिए I बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 100% आयनित होता है, तो जो I बराबर N यानी कि I बराबर 2, ठीक है। और ये जो K2SO4 है, K2SO4 जो है वो आपके टूटता है 2K+ और एक SO4 - 2 में, ये 3 में टूटता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, I = 3, और जो ये Na3PO4 ये कितने में टूटता है, ये 3 Na+, ये इसमें ऐसे टूटेगा 3 Na+, और ये प्लस PO4 - 3 ऐसे में टूटेगा, तो यानी कि ये 3 और 1 4 में टूट रहा है, ये कितने में टूट रहा है, 4 में टूट रहा है, 3 और 1 कितने में टूट रहा है, ये 4 में टूट रहा है, ठीक है। तो ये 4 में टूट रहा है, ठीक है। तो देखो आप 4 में टूटा, यानी कि इसके लिए क्या होगा, I बराबर 4, तो और जो ग्लूकोज होता है उसमें ना वियोजन ना संयोजन, ठीक है। तो यहां से जो सबसे ज्यादा मान किसका है, जो I का मान 4 किसके लिए, Na3PO4 के लिए, तो सबसे ज्यादा जो कमी है, कमी क्या होती है, I × XB, तो ज्यादा जो कमी किसके लिए होगी, इसके लिए होगी, ठीक है। तो 4 × XB ये सबसे ज्यादा जो है, जो शॉर्टेज जो कमी है वो किसमें होगी, वो इसमें होगी, ठीक है, इस वाले में 4XB, ठीक है। हाँ 4XB मामला वो किसका बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3XB वाले में, फिर उसके बाद 2XB वाले में, और लास्ट में किसका आएगा, सिर्फ जो XB है, ठीक है, सिर्फ XB वाला। ये देख लो सबसे ज्यादा 4XB, 4 किसका बन रहा है, C वाले का, ठीक है। 3 किसका बनेगा, इसका B वाले का। 2 किसका बनेगा, इसका A वाले का। लास्ट में D, तो सबसे ज्यादा CBAD, सबसे बड़ा CBAD, यानी 3 नंबर इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। 3 नंबर आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर। तो ये सवाल कितना मस्त था, कितना लॉजिकल सवाल था, मतलब, ठीक है। हाँ, और था कुछ नहीं इसमें, वही भाई सभी के लिए मोल बिन समान है, तो XB × I, मामला किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे, कि भाई वाष्प दाब में जो कमी है वो सभी के लिए 1/6 होगी, लेकिन वो क्या होगी, I × 1/6, तो जिसके लिए I ज्यादा होगा उसमें जो कमी है वो ज्यादा होगी, तो इसके लिए I था, C वाले के लिए 4 था I, तो इसके लिए इसमें जो कमी है ज्यादा होगी, तो C वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद B वाला, उसके बाद A वाला, और सबसे कम ये वाला, ठीक है। हाँ, बात क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल, ये 2 सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही धाकड़ सवाल है, जब आप सॉल्व करोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, सर जी मजा आ गया, सारे मतलब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गए, मतलब ये समझ लो कि पाप धुल गए आपके सारे, ठीक है। बहुत ढंग का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, ठीक है। ये कह रहा है एक विद्युत अपघट्य X3Y2 का एक मोलल यानी कि मोललता, ठीक है, एक मोलल जलीय विलयन 25% क्या है, आयनित है, ठीक है। विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। अभी अब देखो ये क्या दिया हुआ है, जलीय विलयन दिया हुआ है, और आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कितना मस्त सवाल है, देखना। और आप सोचो कि सब बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो
मैं बताता हूं कैसे। फॉर्मूला अपने को ध्यान है, डेल्टा। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू मोलता इंटू केबी। ठीक है, तो केबी आपको दिया हुआ है 0.52, ठीक है, और जो आई कितना आएगा, तो आई आपको दिया हुआ है एक विद्युत अपघटन। अब इसने क्या लिख दिया? विद्युत अपघटन लिख दिया। क्या लिखा है? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघट्य, और इसका क्या है? जलीय विजन 25% क्या होता है? आयनित होता है। तो वहां से अपने को जो आई का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो पहले तो आई इंटू जो मोलता दी हुई कितनी थी? 1 दी हुई है। मोलता कितनी दी हुई? 1 दी हुई है। और के भी कितना दिया हुआ है? 0.52। के भी कितना दिया हुआ? 0.52। ठीक है, मोलता कितनी? 1 है। मोलता है कि अब देखो, अब मान निकालना आई का। तो आई का मान कैसे निकालोगे? आपको दिया हुआ है एल्फा इज इक्वल टू 25%। 25% यानी कि 1/4। ठीक है, अब ये x3/2 ये कितने में टूटेगा? 5 में टूटेगा भाई। 2y भाई 3x और 2y, ये क्या बनाएगा? 3x प्लस 2y, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा? 5। एक कितने में टूट रहा है? 5 में टूट रहा है। 3 + 2, एक 5 में टूट रहा है। यहां से जो i का मान है वो कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा n अल्फा। 1 माइनस जो अल्फा कितना? 1/4, और जो n अल्फा कितना है? n कितना? 5 इंटू अल्फा 1/4। ठीक है, 5 इंटू 1/4, तो 3/4 और 5/4। 3/4 और 5/4। ठीक है, तो कितना हुआ? 8/4 यानी कि 2। 8/4 यानी कि 2। आई बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो आई बराबर 2। आई बराबर क्या रख दो? 2 रख दो। आई बराबर दे 2। 2 इंटू 1 इंटू 0.52, ये आ गया 0.52 यानी कि 1.04 डिग्री सेल्सियस। 1.04 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट, इतना क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 1.04 बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो अब क्या होगा? विलीन का नया बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो आपको पता है, आपको ध्यान है कि भाई ये क्या है? सेंटीग्रेड में लिखो या फिर किस में लिखो? केल्विन में भी लिख सकते हो। बात वो की वो भी कितना होगा? इतना का इतना। किसी के माइंड, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो केल्विन और सेंटीग्रेड में सेम ही चीज होती है। ठीक है, जो केल्विन में होगा वही सेंटीग्रेड में होगा, क्योंकि जो अंतर होता है वो सेम ही होता है। मैंने बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, 1.04 के। 1.04 के। तो अब देखो इतना क्या बढ़ा है? इतना जो बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ा है, तो पानी का नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? नया बॉइलिंग पॉइंट क्या था? पहले पहले आपको पता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का जो शुद्ध पानी था उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री मतलब कितना होगा? 373 केल्विन प्लस 1.04, उसमें क्या हो गया? बढ़ गया। 1.04 क्या हो गया? बढ़ गया। ये हो जाएगा 374.04 केल्विन। ये हो गया 374.04 केल्विन, यानी कि ये बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। बात समझ गए भाई? पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि मतलब क्या बदलोगे आप? बदलोगे तो 200 जोड़ोगे तो 373 केल्विन। अब चूंकि आपने क्या हुआ, शुद्ध पानी में आपने क्या कर दिया? अशुद्ध। ठीक है,
आपने वो मिला दिया, विलय मिला दिया, ठीक है, मतलब अवाष्पशील विलय मिला दिया। तो अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है 1.04 केल्विन। तो 373 में 1.04 केल्विन जोड़ दो, 374.04 केल्विन। सवाल कितना शानदार था। इस सवाल को अच्छे से समझना, इसका जिस बंदे ने पोस्टमार्टम कर लिया ना अच्छे से, उसके एक भी सवाल इस बॉइलिंग पॉइंट वाले से तो गलत नहीं होगा। पूरा सार है इसमें पूरा सार है, समझे पूरा, मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया हो कि वो क्या रहा है। पहले बस शुद्ध विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट था उसकी बात करते हैं। अब आपने उसमें कोई चीज मिला दिया तो उस केस में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वो कितना बड़ा है उसको जोड़ दो, तो शुद्ध प्लस जितना बड़ा उतना जोड़ दिया, तो वो नया बॉइलिंग पॉइंट वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट सवाल। थक गए भाई, इन्हें लास्ट सवाल आपको सिखा देते हैं। एक दुर्बल अम्ल HX का 0.2 मोलल जलीय विलयन 20% आयनित होता है। विलयन का हिमांक ज्ञात करो। ठीक है, ये भी कैसा है, जलीय विलयन है, ये भी कैसा है, जलीय विलयन है। ये भी सवाल ऐसा कैसा है, ये भी सवाल क्या ऐसे का ऐसे। इस केस में भी देखो आपके 20% यानी कि क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, 0.2 आ गया। ठीक है, HX दिया हुआ है, एक दुर्बल अम्ल है HX, तो यानी कि ये दो पार्ट में टूट जाएगा, H प्लस और X माइनस। ये क्या हो जाएगा, ये चीज HX की बात करें अपन तो ये टूट जाएगा H प्लस और X माइनस में, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, N बराबर जो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। N बराबर सॉरी 2 कैसे, एक मतलब N बराबर 2, ठीक है, I बराबर 2 नहीं होगा क्योंकि I तो निकलेगा, क्योंकि ये क्या दुर्बल अम्ल है, तो उसका पूरा का पूरा विभाजन नहीं होता, तो पूरा पूरा विभाजन होता तो बात और होती। ठीक है, तो अब अपन निकालेंगे I, यदि पूरा पूरा विभाजन होता, यदि ये प्रबल अम्ल होता तो N बराबर I बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जो I है, I कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा N अल्फा, जो I 1 माइनस 0.2 प्लस N कितना है 2 इंटू 0.2, ये कितना 0.8 और ये 2 इंटू 0.4 यानी कि 1.2, कितना आ जाएगा 1.2, ये आ जाएगा I। जो I है उसका मान कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, 0.8 प्लस 0.4 1.2। अब देखो, अब आपके जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF I इंटू मोललता इंटू KF। यहां से क्या आ जाएगा, कितना I 1.2 आ गया, जो मोललता कितनी दी हुई है 0.2 मोलल, मोललता कितना दे 0.2, और आपके क्या KF कितना दे 1.86 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है, 1.86, ठीक है, सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। ठीक है, सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स। ठीक है, चलो तो अब क्या करना आपको, इनका करना आपस में गुणा, इनका करना आपको आपस में गुणा, 1.2 0.2 और 1.86 इनका आपस में कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो आप गुणा करने के लिए देख सकते हो चीजें, चलो गुणा देख लो, अपन नॉर्मल भी गुणा कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 12 24, और 186 को आपको क्या करना है 24 से गुणा करना है, 6 चौक 24, 32 32 और 2 34। ठीक है, ये हो गया 4 6, ठीक है, 44 64, और कितने बाद जीरो लगाना है, 1 2 3 और 4, 0.44 0.44
मतलब 0.44 यानी कि अब देखो ये आ गया 44, ये ऐसे आया 44 64 बट्टा 1 2 3 4, 4 संख्या बाद 0 लगाना है, 4 संख्या बाद आपको क्या करना है, 0 लगाना है। तो अब देखो यहां से ये आपके आ जाएगा निकल के जो डेल्टा टी ए पे जो हिमांक में जो कितनी हिमांक में क्या कितना घटा वो कितना है, इसमें जो हुई है जो कमी हुई है वो होगी 0.4464, ठीक है, यानी कि इसको जो अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 0.45 डिग्री सेल्सियस क्या होगी हिमांक में कमी, हिमांक में कमी। एक मिनट, अरे यार चल जा भाई, हिमांक में कमी, इतनी हिमांक में कमी हुई है। तो पहले जो जो हिमांक था कितना था, 0 था हिमांक, तो नया हिमांक क्या होगा, नया हिमांक होगा इतनी हो जाएगी कमी, यानी कि 0 पहले था माइनस 0.45, ठीक है 0.45, तो यानी कि ये आ जाएगा नया हिमांक माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो अब यानी कि हिमांक जो जल का घट के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, समझ गए, घट के कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, जो कि पहले कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था, वो 0 के बदले माइनस 0.45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये है सारा मामला। ये दोनों सवाल यदि आप समझ गए ना तो मतलब आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे पूरे पाप धुल गए, मतलब समझ लो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें अपन पिछले सालों के पढ़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए थैंक यू।